नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है, और ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं कि ग्रुप डी के अलावा एचएससी का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो, DT प्लस भी है या कोई अन्य एग्ज़ाम, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की एक यहाँ पर संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की है। जैसे कि आपको पता ही है, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। तो और 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद है, इसकी 2 शाखाएं शुक्ल और कृष्ण हैं। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसकी संहिता है वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या फिर जय काठक। तो इसका जो माना गया है ऑप्शन ए जो यहाँ पर इसका माना गया है वाजसनेयी शाखा है। और ये जो यजुर्वेद है, गद्य पद्य में इसको कहा गया है। और ये जो यहाँ पर वाजसनेयी, इसको क्यों कहा गया था? तो इसकी संहिताओं को वाजसनेयी इसलिए कहा गया था क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, वाजसनेयी इसके दृष्टा थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो यह है खारवेल। तो हाथी गुम्फा के अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। खारवेल ये कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय एवं सबसे महान सम्राट था, और इस लेख के अनुसार वह जैन धर्म का अनुयायी था। और ये जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में जो है स्थित है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोट वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये कथन यहाँ पर इसमें दिया गया है, कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, और इसका कारण दिया गया है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। एक कथन कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, और इसका जो यहाँ पर इसमें कारण बताया गया है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यहाँ पर अब इनमें कौन से वाला सही है? कोर्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर माना गया है। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, तथा जो यहाँ पर कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन सही है, और दोनों एक दूसरे के बारे में सही बात यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर ये भी जो आपके कोट वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसमें कथन रहेगा, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और इसका जो यहाँ पर कारण बताया गया है कि 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है? तो सही जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है। और इसमें देखें तो हमारा जो सही है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ये रहेगा। तो यहाँ पर ए को गलत बताया गया है, परंतु जो इसका कारण है आर, ये सही बताया गया है। तो ए को जो गलत और आर सही बताया गया है। ये जो गठित 1946 में गठित जो थी अंतरिम सरकार, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। उसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो है, इसमें ऑप्शन जो है बी जो है हमारा यहाँ पर इसमें सही माना गया है।
तो इसको जो आप यहाँ पर बीजा कर लेना कि इसमें कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण आर जो है यहाँ पर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो है दोनों अपने आप में ठीक, लेकिन जो है ये आर जो है ए के बारे में सही नहीं बता रहा है दोनों सही। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मरुस्थल है और साथ में देश दिया गया है। जैसे सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकला मकान ये चीन में है, कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है और गिब्सन ब्राज़ील में है। तो ये एक सुमेलित नहीं है और ये जो ऑप्शन डी में है गिब्सन ब्राज़ील। तो गिब्सन मरुस्थल जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य में स्थित है और यह द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान और द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के बीच में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले अल्फ्रेड गिब्सन के नाम पर इस मरुस्थल का नाम रखा गया है। उसके बाद है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका एक परिणाम है। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन या विवाह। तो यहाँ पर भी जो है इसमें कोर्ट जो है कोर्ट का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन डी को। तो एक और दो दोनों को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, कुंचिकल, राकिम कुंड या केवित जलप्रपात। तो कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यहाँ पर आया है जो ऑप्शन ये बी में है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है ये 455 मीटर मानी गई है और कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर यह स्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही या सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर विद्रोह और इनके वर्ष बताए गए हैं कौन से कब हुए हैं। तो यहाँ पर एक नहीं है जो ऑप्शन डी में है अहोम 1815, क्योंकि अहोम विद्रोह जो हुआ था ये 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम राज्य में हुआ था और बर्मा युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं करने के कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा संथाल 1855, कोल 1831 और खासी 1829 यहाँ पर ये इनके वर्ष हैं। उसके बाद है निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास के मैदान स्थित है। अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या फिर इक्वाडोर में। तो ये जो पंपास घास के मैदान ये स्थित है और ये कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है। तो पंपास या पंपा दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांत ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे और कोर्डोबा तक माना गया है और यह मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। जिराफ, कंगारू, ऊंट या फिर कंगारू चूहा। तो कौन सा जानवर है जो यहाँ पर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, और ये माना गया है कंगारू चूहा। तो ये कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला एक प्रमुख जीव है और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और यह बारिश के मौसम में खाना जमा करके रख लेता है और फिर इस खाने को खाकर बरसों तक जिंदा रहता है। उसके बाद है निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। बिक्री, भू राजस्व, स्थानीय मेलों पर कर या कोई सा भी नहीं। तो निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो यह स्थानीय मेलों पर कर। तो भारत की जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें गांव या फिर छोटे कस्बे के स्तर पर
ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है, जबकि बिक्री कर, भू राजस्व कर और मनोरंजन कर यह राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हुगल या कश्मीर स्टैग से। तो ये जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका संबंध है ऑप्शन डी हुगल या फिर कश्मीर स्टैग से। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है 10 गांव, और यह उद्यान उन 10 गांवों को समर्पित किया गया है जिन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान के गठन के लिए अपनी जगह बदली थी। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हुगल और कश्मीर स्टैग अर्थात कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी या फिर सीसा। तो इनमें कौन सा एक अर्धचालक है? और यहाँ पर जो इनमें एक अर्धचालक है ऑप्शन बी सिलिकॉन। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालक व कुचालक के मध्यवर्ती होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स, सोलर सेल आदि में होता है। और उदाहरण जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन को हम क्या कह देते हैं? SI, इस प्रकार से आपने लिखा हुआ देखा होगा। ऐसे ही जर्मेनियम है, जर्मेनियम को कह देते हैं GE, ये वाला। ऐसे ही सेलेनियम है, सेलेनियम को हम SE कह देते हैं। उसके बाद है निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन परत जो होती है, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर में। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो होती है ये स्ट्रेटोस्फियर में मानी गई है। तो ओजोन परत जो है इसकी जो सर्वाधिक सांद्रता जो मापी गई है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है समताप मंडल, इसमें मानी गई है। और ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और ओजोन सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु की रक्षा करती है। अगर ये जो पराबैंगनी किरणें जो है अगर ये सीधे जो हमारे शरीर पर डले तो जो है इससे त्वचा कैंसर संबंधी जो बीमारी है वो भी हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का एक उदाहरण नहीं है? तो स्ववासन संरक्षण जो रणनीति है इसका उदाहरण जैवमंडल, वनस्पति, राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र वन। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, अब नहीं है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, वनस्पति बाग। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके उपयोग के लिए किया जाता है? ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ये जो शब्द है यहाँ पर गटर मार्जिन, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ जो आया है यहाँ पर ऑप्शन बी, बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। उसके बाद है हवा में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस जो है यहाँ पर विद्यमान है? और प्रधान रूप से जो मानी गई है नाइट्रोजन। और जो हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो नाइट्रोजन जो है ये 78% मानी गई है, 78.08%। ऑक्सीजन जो है 21%, लगभग जो है 20.95% मानी गई है।
ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.033% मानी गई है। तो इस प्रकार की जाए गैसें हैं। और ऑर्गन रह गई तो यह है 0.93%। तो सबसे अधिक ये नाइट्रोजन ही है। उसके बाद है गोकुल पुरस्कार का संबंध है कृषि उत्पादों में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद में बढ़ावा या बागवानी में बढ़ावा देने से। तो गोकुल पुरस्कार का संबंध बताना है और इसका संबंध है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। वैसे नहीं या आपको पता लगता है तो गोकुल, गौ मतलब गाय, यहाँ से आप समझ सकते हैं जो गाय का दूध निकालता है उसको ग्वाला, गोकुल, तो इससे इसका संबंध है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चोल। तो ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है तो ये मछलीपट्टनम है, जबकि है जो है डचों का एक उपनिवेश था। और अन्य जो है यहाँ पर सभी ये पुर्तगाली उपनिवेश है, जिसमें जो है पुर्तगाली उपनिवेश द्वीप हो गया, दमन, बासिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा और जो है गैले, मतारा, तो ये आ जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये थे जहांगीर। तो महाराणा अमर सिंह जिनका जो समय है ये 1597 से 1620 तक माना गया है, ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे और जहांगीर के द्वारा करवाए गए आक्रमण में विफल हुए थे। इसलिए खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और अमर सिंह ने हारकर बाद में जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली थी और ये मेवाड़ के अंतिम शासक माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की विभिन्न समितियों एवं उनके अध्यक्षों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है? तो कोट वाला क्वेश्चन है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ऐसे ही जो है यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल या संघीय संविधान समिति SC मुखर्जी। तो यहाँ पर जो ये समितियाँ और उनके अध्यक्ष जो है ये सही कौन सा है वो आपने बताना है। और यहाँ पर जो इसमें सही है जो ऑप्शन 1 में है, संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, राष्ट्रीय गान अपनाना, राष्ट्रीय गीत अपनाना या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करना। तो उपरोक्त कार्यों में कौन कौन से कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए हैं? और इनमें जो किए गए हैं ऑप्शन डी अर्थात ये सभी। उसके बाद है संविधान की समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? संविधान सभा में 24 समितियों का गठन किया गया। गठित समितियों में से 12 समितियाँ कार्यविधि मामलों से संबंधित थी। गठित समितियों में 12 समितियाँ मूल मामलों से संबंधित थी या गठित समितियों में से 2 का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? ये भी यहाँ पर कोट वाला ही क्वेश्चन है और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला माना गया है, केवल 3 को, कि केवल समितियों में से 12 समितियाँ मूल मामलों से संबंधित थी। उसके बाद है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सा एक सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का एक सदस्य नहीं था मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या AK अय्यर। और जो नहीं थे जो ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह, AK अय्यर और के मुंशी को माना गया है। उसके बाद है संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित थी, किंतु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका था। प्रथम अधिवेशन में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये जो संविधान सभा से संबंधित जो निम्नलिखित कथन है ये आपने बताने हैं। तो यहाँ पर भी कौन से वाला इसमें सही है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी केवल 2 को ही सही माना गया कि प्रथम अधिवेशन में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, जिसमें सम्मिलित थे राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत, संविधान से जुड़ी हुई आकांक्षाएं एवं मूल्य, ए और बी दोनों या कोई सा भी नहीं। तो इसमें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था, तो इसमें जो सम्मिलित थे जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात ए और बी दोनों को माना गया है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत और संविधान से जुड़ी आकांक्षाएं एवं मूल्य, तो ये इसमें शामिल थी। उसके बाद है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर C.D. देशमुख। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद है संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रांत की सीटों को समुदाय में विभाजित किया गया था। तो निम्नलिखित में कौन सा उन समुदायों को इंगित करता है। हिंदू मुस्लिम सिख हरिजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या मुस्लिम सिख सामान्य। तो ये जो संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रांत की सीटों को समुदाय में बांटा गया था, और जो यहाँ पर बताई गई है ऑप्शन डी वाली, मुस्लिम सिख और सामान्य वर्ग में। उसके बाद है अगस्त 1946 के चुनाव के परिणाम स्वरूप इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के गठन हेतु अगस्त 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों के लिए आवंटित सीटों के 1/3 पर विजय प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग के द्वारा कुल प्राप्त सीटों में मुसलमानों के लिए आवंटित सीटों का हिस्सा आधे से भी कम था। तो यहाँ पर इसमें कौन से वाला सही है, और यहाँ पर जो सही है ऑप्शन डी वाला, इसमें न तो 1 और न ही 2, अर्थात इसमें कोई सा भी सही यहाँ पर ये नहीं माना गया है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इनमें सही कौन से वाला है। संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। ए और बी दोनों सही है या कोई सभी नहीं है। तो यहाँ पर जो इनमें कौन से वाला सही है, और यहाँ पर जो कथन सही है जो ऑप्शन सी में है, अर्थात दोनों को सही माना गया है, जिसमें ए है कि संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था, और जो बी है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद या ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो यहाँ पर अधिनियमित किया गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा लागू। आगे फिर ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, और ये है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। उसके बाद है भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन राज्य के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे।
प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनके विशेषज्ञ के आधार पर चयनित किए गए थे। तो ये जो भारतीय इतिहास है इसके संदर्भ में प्रांत में संविधान सभा के सदस्य हैं और यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन सी को, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य जो है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो अब हमारे जो यहाँ पर तर्क शक्ति जो है इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आ चुके हैं और जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों में है। जैसे घड़ी है, घड़ी क्या काम करती है? समय बताने का। ऐसे ही संतुलन स्केल, टेसोमीटर हवा, इग्नोमीटर विकृति या मीटर विद्युत धारा। तो जैसे घड़ी समय बताती है इसी प्रकार से जो एमीटर है ये विद्युत धारा बताता है, जो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन डी इसका माना गया है। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और संख्या को बताएं। जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला पैटर्न यहाँ पर इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें जैसे तो यहाँ पर जो इसमें क्रम चल रहा है जैसे ये 6 है और ये 8 है तो इनकी क्या है गुणा हो रही है। 6 गुणा में 8, 6 होते हैं 48। अब इसमें से ये वाली जो संख्या है ये कम हो रही है तो उसके बाद आता है 40। ऐसे जब हम 21 को और 25 से गुणा करेंगे तो 525 आएगा और उसमें से 25 कम करेंगे तो 500 आएगा। ऐसे ही 14 को 7 से जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 14 सत्ते क्या होगा 98, इसमें से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर 98 7 कम करेंगे तो 92 आ जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द, 3 जो है किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो यहाँ पर अलग है वही आपने बताना है कि इसमें कौन से वाला अलग है। और यहाँ पर इसमें जो अलग माना गया है ऑप्शन डी वाला सबमरीन, यही यहाँ पर अलग है पनडुब्बी। फिर ये जो है नाव, ये या नौका, शिप जहाज, और ये है सबमरीन पनडुब्बी। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबमरीन जो है ये पानी के अंदर चलने वाली है, बाकी और ये पानी के ऊपर चलने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से है। तो इसमें गलत बताना है, इसमें बताना है अपने उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या पांचवी से संबंधित है। तो क्योंकि ये समानुपात है बीच में, तो इसका बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इसमें अगर हम क्रम देखें तो क्या चल रहा है, जैसे 12 और 72 है तो इसमें जो है 12 गुणा 12 बटे 2 हो रहा है, 2 छिके 12 और 12 छिके 72। ऐसे जब हम इसको भी देखें तो 22 गुणा 22 बटे 2, 11 11 और 22 242। ऐसे जब हम 18 गुणा में 18 बटे 2 करें तो 18 निम जो 162, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में बना है। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर इसमें ये चलाया गया है। उसके बाद आ जाता है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में रखने पर अक्षरों के क्रम
से श्रेणी पूर्ण होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई भी एक जो इसमें डब्बा जो है खाना, वो देख लेना है कि कौन से वाला यहाँ पर इसमें पूर्ण है, और अपने अनुसार कोई भी 3 या 4 आप इसमें उसे डब्बों में खानों में बांट सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें देखें एल डबल एम है, एल है, यहाँ पर देखें तो डबल एम है, यहाँ भी डबल एम है, यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल के है, एल डबल के एल है। तो यहाँ पर अब इसमें कौन सी वाली सीरीज बन सकती हैं? तो यहाँ पर इसमें देखें तो अगर हम के को रखकर डबल के एल डबल एम एल, यहाँ पर भी एल डबल के एल डबल एम डबल एल, सेम फिर यहाँ पर भी एम डबल के डबल एम, और यहाँ पर एल, क्योंकि यहाँ पर था डबल एल, तो यहाँ पर भी डबल के है, एल डबल एम डबल एल, एम डबल के डबल एम, के डबल एल, डबल के एल डबल एम। तो इस प्रकार की कुछ सीरीज जो यहाँ पर इसमें चल रही है, जो ऑप्शन ए में बनी है। तो यहाँ पर क्या है, 2 समान अक्षर के बाद एक अकेला अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद है एक कोड भाषा में ये जो हार्वेस्ट दिया गया है, इसको हम इस प्रकार से दिया गया है। तो ये वाला कोड कुछ दिया गया है, उसी प्रकार जैसे फार्मर है, इसको हम कौन से कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ सीरीज जो है बनाई गई है। तो जैसे यहाँ पर हार्वेस्ट दिया गया था, तो आपने AEJOTY इसको याद रख लेना है, 1 5 10 15 20 25, जिससे आपको जो अल्फ़ाबेट आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर ये जो अगर हम पहले वाला जो शब्द है, जैसे दिया गया था हार्वेस्ट, इसको देखें। तो यहाँ पर इसमें क्या है, जैसे ये दिया गया है हार्वेस्ट, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं HARVEST। तो H का अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट में कौन सा क्रम है, इसका होता है 8, और इसमें 2 जोड़ा गया है, 8 और 2 10। ऐसे ही यहाँ पर इसमें है, 1 इसका क्रम है, 1 में 2 जोड़ के 3। ऐसे ही आर में कौन सा नंबर का है, 18 नंबर का है, इसमें 2 जोड़ लिए, 18 2 20 हो गई। वी कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का है, इसमें भी 2 जोड़ लिए, ऐसे ही 24 हो गया। और उसके बाद 5 आ जाता है, ई 5वें नंबर का है, 5 में 2 जोड़ लिए, कितने हो गए, 7 हो गया। एस में कौन से नंबर का है, 19वें नंबर का है, इसमें 2 जोड़ लिए, 19 और 2 21 हो गई। टी कौन से नंबर का है, 20वें नंबर का है, 20 में 2 जोड़ लिए, 20 और 2 22। तो ये वाला क्रम है। अब इसी क्रम को क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा चलाया गया है, 22 21 7 27 20 3 10। तो ये वाला क्रम यहाँ पर इसमें चलाया गया है। तो जो जब आप फार्मर लिखोगे, ये जो फार्मर जब आप लिखोगे FARMER, तो यहाँ पर भी सेम वही क्रम आपने नीचे से ऊपर की ओर, मतलब उल्टा चलाना है। तो जब आप इसे उल्टा चलाओगे तो 18 और 2 कितने होंगे, 20 होंगे। और ई कौन से नंबर पे है, 5 और 2 7। अब इनमें देख सकते हैं 20 सिर्फ 2 में है। उसके बाद एम का कौन सा नंबर है, 13 और 2 15। अब 15 आप देख सकते हैं किस में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। इसके बाद आप इनका जो क्रम है ये भी चेक कर सकते हैं। 18 2 20 हो गया, ए पहले नंबर का है, 1 और 2 3 हो गया। ऐसे ही एफ़ है, एफ़ कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे, 6 और 2 8। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है।
उसके बाद है दिए गए समीकरण को सत्य करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलना होगा। तो कौन से को यहाँ पर इसमें बदलना होगा। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए को 7 और 4/7 और 4, इसको यहाँ पर बदलना होगा। तो यहाँ पर जब हम इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 4 गुणा में 5 माइनस में 18 भाग 2 बराबर में 3 गुणा में 7 माइनस में 10 जमा में 45 भाग 5। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस में, क्योंकि भाग गुणा जमा माइनस ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस में 10 प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 20। उसके बाद अब उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर कौन सी वाली इसमें आएगी। तो यहाँ पर इसमें कौन सा क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो इसको भी आपने साइड में लिख लेना है ताकि सही से पता लग जाए। 17, 21, 30, 40, 71। तो 17 और 4 को अगर हम देखें 21 होते हैं, 21 और 9 30, 30 और 16 46 और 46 और 25 यह 71। तो 4, 9, 16, 25। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 का वर्ग है, 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 का क्रम चल रहा है, तो उसके बाद 6 का होना चाहिए, 6, 36 6 वाला होना चाहिए। तो फिर आप इसमें 36 जोड़ के देख सकते हैं। तो 36 जोड़ने पर कौन से वाला इसमें आएगा, 6, 7, 7, 3, 10, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, मतलब जोड़े हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो इसका जाए भतीजा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुछ आकृति श्रृंखला चल रही है जिसमें आपने ये वाली जो बतानी है इसमें अगला क्रम किसका होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ हैशटैग वाला जो है चिन्ह, यहाँ पर ये राइट साइड में कुछ टेढ़ी है, उसके बाद ये फिर लेफ्ट साइड में है। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, यहाँ पर 1 थी ये और यहाँ पर डबल हो गई है और इनकी संख्या भी 3 हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट क्रम है, इसमें ये संख्या इस साइड में मुड़ी हुई थी दाईं साइड में, और यहाँ पर बाईं साइड में मुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या है, पहले राइट हैंड मुड़ी हुई है, उसके बाद लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट लेफ्ट, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो राइट साइड है इसकी अब बारी है। और यहाँ पर एक डंडा था, इसमें भी 1 है, यहाँ पर इसमें 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो इसके बाद की अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें 3 जो डंडे हैं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1-1 ही है इसमें। इसके बाद यहाँ पर 2-2 है, पहले 2 में 1-1 है, यहाँ पर 2-2 है। तो इसके अनुसार फिर यहाँ पर जैसे 2 के 3 हो गए हैं, ऐसे ही यहाँ पर 3 के आगे 4 होने चाहिए। तो 3 के 4 कौन सी आकृति में हो रहे हैं, जो ऑप्शन बी में आई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 1, 2, 3, 2 के यहाँ पर 3 होंगे, और ये जो नीचले वाले जो है स्टैंडिंग लाइन ये भी 4 होंगी। अब ये कौन सी साइड में होंगी, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड की बारी आ रही है, क्योंकि ये लेफ़्ट में थी तो ये राइट साइड में। क्योंकि अगर यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया गया होता इस साइड में, यहाँ पर ऐसे, तो क्योंकि अब यहाँ पर राइट जो साइड है इसकी बारी थी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न जो स्थिति है उनको दिखाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी।
तो यहाँ पर क्या इसमें 6 के विपरीत बताना है। तो 6 के विपरीत कौन सी होती है, 5, 4, 3 या फिर 2। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन 2 को माना गया है। तो पासे की दोनों स्थितियों को घुमाने पर संख्या 6 के विपरीत फलक पर संख्या जाए 2 आएगी। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे खरीदना, बाजार, पकाना, भोजन, सब्जियां यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ क्रम चल रहा है। जैसे पकाना है, पकाने का काम तो सबसे लास्ट में ही होता है। तो सबसे पहले काम कौन सा होगा, सबसे पहले तो है बाजार जाएगा। बाजार जाने पर उसके बाद आप सब्जी खरीदोगे, सब्जियां होंगी, सब्जियों के बाद आप उसे खरीदोगे, खरीदने के बाद आप उसे पकाओगे और पकाने के बाद भोजन तैयार होगा। तो इस प्रकार का कुछ क्रम दिखाया गया है जो ऑप्शन सी में बना है। उसके बाद है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन अभिकथन वाला एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और कथन है कि सभी शासक मशीनें हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी शासक मशीनें हैं, ये हो गई मशीनें। सभी शासक मशीनें हैं। कुछ मशीनें महंगी हैं। तो कुछ मशीनें महंगी है, तो ये महंगी लिख लेते हैं यहाँ पर, महंगी है। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ हिस्सा है। सभी शासक मशीनें हैं और कुछ मशीनें, ये जो मशीन है इसका कुछ हिस्सा महंगा है, महंगी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष निकलेगा, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। तो क्योंकि शासक जो है इसका संबंध मशीनों से है, महंगी वस्तुओं से संबंध मशीनों का है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। तो ये तो कुछ हिस्सा है। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। सभी जितनी भी महंगी वस्तुएं हैं क्या वे मशीनें हैं। तो सभी महंगी वस्तुएं मशीनें, सभी नहीं, कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर इसमें अगर देखें तो कौन सा निष्कर्ष इसका निकलेगा। तो यहाँ पर जो इसमें निष्कर्ष है ऑप्शन बी ही केवल निकलता है। अब बी यहाँ पर इसमें देख सकते हैं क्यों निकला है। कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, ये शासक है और ये महंगी वस्तुएं हैं क्योंकि इसका संबंध इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो मशीनों के साथ ये महंगी शब्द जुड़ा हुआ है, इसके साथ है कुछ, यहाँ पर ये गलत हो गया। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी, ये जो महंगी वस्तुएं हैं मशीनें हैं। तो ये तो है, इसके ये मशीनें हैं, कुछ है इसका, तो ठीक हो गया। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी नहीं, कुछ है, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ हिस्सा है। अगर इसके ऊपर होता है ऐसे तब होती है, क्योंकि इसका कुछ ही हिस्सा है, तो इसी कारण से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन केवल 2 ही हमारा निकला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ ही है, ये कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। उसके बाद है पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। आर टी से लंबा परंतु पी से छोटा है, एस क्यू से लंबा परंतु टी से छोटा है। इनमें से सबसे जो लंबा है वह बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए तो ये है 1, 2, 3, 4 और 5 व्यक्ति। तो यहाँ पर आर टी से लंबा है, क्या है, आर किससे, टी से लंबा है, आर टी से लंबा है, ऐसी होती है लंबाई।
इसी तरीके से हम इनको रख लेते हैं आर टी से बड़ा है, लंबा है मतलब, परंतु पी से छोटा है। ये जो आर है टी से तो लंबा है और पी से ये छोटा है, पी से छोटा हो गया, आर से लंबा हो गया। एस क्यू से लंबा है, एस क्यू से लंबा है, ये जो एस है इस क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा हो गया एस, परंतु टी से छोटा है, टी जो है इससे तो छोटा है, इससे लंबा है। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो यहाँ पर सबसे लंबा देख सकते हैं कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है तो 27वां दिन आपने बताना है इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पर 10 तारीख से 27 तारीख तक दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और विषम दिन कितने होंगे इसमें? 7 से कर लेते हैं इसको भाग, तो 7 दूनी 14, कितने बच गए? 3 बच गए। तो जिसमें क्या है शनिवार, और शनिवार में +3 दिन हम जोड़ लें तो मंगलवार ये हो जाता है, मंगलवार। तो 27वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो लेबल या सेल का रो और कॉलम लेबल। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को, तो ये सेल का रो और कॉलम लेबल होता है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड में रूपांतरित करता है? ASCII, यूनिकोड, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम या EBCDIC। तो जो 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, और ये माना गया है ऑप्शन ए वाला ASCII। अब इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। तो फुल फॉर्म जो है इसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्वीट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं और जिनको कहा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ जाता है OCR की जो फुल फॉर्म है ये कौन सी है? और OCR की जो यहाँ पर फुल फॉर्म है जो ऑप्शन 4 में है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन ये स्थित हैं स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या टाइटल बार पर। ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन ही होते हैं और ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट आ जाता है, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे? जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करनी हो, विंडोज में कुछ सेल दिखते हो, आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को रेफर नहीं करना चाहते हो, सेल के बीच दूरी कम और दोनों विंडो में दिखती हो। तो यहाँ पर सेल को कॉपी करने के लिए जब आप कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करनी हो तब इसकी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, रोम में स्थायी रूप से ऐड किया गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है? तो जो रोम है इसमें, और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, तो ये BIOS होता है। अब जो यहाँ पर BIOS जो है इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है? इसको कह देते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम जो है ये कह देते हैं रीड ओनली मेमोरी
रैम कह देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CMOS क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आ जाता है रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ वहाँ स्थायी रूप से स्टोर है, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, CPU डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली? तो जैसे मॉनिटर है, कोई सा भी हो, टीवी हो, मतलब स्क्रीन होनी चाहिए, कोई सी भी हो, उसकी डिस्प्ले को किस आकार में मापा जाता है? और उसको जो मापा जाता है तो ये डायगोनली मापा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। मेन्यू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या टाइटल बार? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम किस में डिस्प्ले होता है? और यह होता है टाइटल बार पर। उसके बाद है एक्सेल फार्मूले को वैल्यू देने वाले सेलों या निम्न के द्वारा फार्मूले पर निर्भर करने वाले सेलों के बीच रिलेशनशिप को विजुअल क्यू देने के लिए डिजाइन किया गया है। संदर्भित वर्कशीटों सेलों के गिर्द बॉर्डर की कलर कोडिंग से मैच करने के लिए सेल रेफरेंस को बोल्ड करना, सेल रेफरेंस को हाईलाइट करना, संदर्भित वर्कशीट सेल के गिर्द बॉर्डर से मैच करने के फार्मूले में सेल रेफरेंस की कलर कोडिंग करना या सेल रेफरेंस को बोल्ड करना। तो यहाँ पर जो है एक्सेल फार्मूले को वैल्यू देने वाले सेलों या निम्न के द्वारा फार्मूले पर निर्भर करने वाले सेलों के बीच रिलेशन को विजुअल या क्यू देने के लिए जो डिजाइन किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है। तो यह संदर्भित वर्कशीट सेलों के गिर्द बॉर्डर से मैच करने के फार्मूले में सेल रेफरेंस की कलर कोडिंग करना। उसके बाद है वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा है। यह अत्यधिक महंगा है, अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, केवल हाई एंड कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा जो आई है ऑप्शन 2 में, अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें ये कहलाती हैं। एड ऑन डिवाइस से पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस, पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एंड ऑन्स। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसे बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं और इनको कहा गया है पेरिफेरल्स। उसके बाद है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतनी ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास हो जाते हैं। तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, तो इसका मतलब है पिक्सल एक साथ पास हो जाते हैं, मतलब उतनी साफ ज़्यादा दिखाई देगी ये। नेक्स्ट है शब्द को सिलेक्ट करने के लिए इसे क्लिक किया जाता है 1 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 4 बार। तो जो भी आपने कोई भी वर्ड है, शब्द है, उसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा जो ऑप्शन 1 में है, 1 ही बार। उसके बाद है एक्सेल का इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल है। फॉर्मेट, ऑटोसम, नंबर या कैलकुलेट। तो एक्सेल की एक विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन, और यह है ऑटोसम में अपने आप ही जो गुणा भाग जो कर देता है। उसके बाद है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे इंटरप्रेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू के एलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा या डिजिटाइज किया जाना होगा। तो कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे डिजिटाइज किया जाना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। उसके बाद है एक्सपेंशन कार्ड, ये इंसर्ट किए जाते हैं।
स्लॉट, CPU, पेरिफेरल डिवाइस या कंप्यूटर के पीछे। तो एक्सपेंशन कार्ड कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं, और ये किए जाते हैं जो इसमें स्लॉट दिए गए होते हैं, जैसे HDMI है, USB है, तो इस प्रकार के जो होते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, उसे फ्रीवेयर, शेयरवेयर, रिटेलवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसको जो यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन 2 वाला, तो शेयरवेयर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। डॉक्यूमेंट को कलर, सेव, डिलीट, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए। जैसे आप ये मतलब यही पेज है, इसका प्रिंट ले रहे हैं, तो Ctrl+P से जब आप प्रिंट इसका निकालोगे तो साइड में जो है यहाँ पर आपका ये पेज बनकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये पेज किस तरीके का यहाँ पर जब प्रिंट करोगे तो ये निकल कर आएगा। तो इसी को जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिखाया गया है, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा यह देखना। उसके बाद है वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है। वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, PDA या फिर स्टोरेज। तो वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करता है, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन 2 में, तो ये वेबसाइट को। उसके बाद है पिक्सल क्या है। स्क्रीन पर पिक्चर अलाइनमेंट या फिर डॉट, लेजर प्रिंटेड पेज पर सही का बिंदु, इंकजेट प्रिंटर पेज पर सही का बिंदु, इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त लाइट बीम। तो पिक्सल क्या होते हैं, आप कैमरे के बारे में सुना होगा, ये इतना मेगापिक्सल का है। तो ये पिक्सल क्या है, पिक्सल से जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से, मतलब एक से स्क्रीन पर पिक्चर अलाइनमेंट या फिर डॉट से। उसके बाद है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, टच पैड या माउस। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, और ये है ऑप्शन 4 माउस। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। डाटाबेस फाइल, स्टोरेज, वर्कशीट या डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल, और उसको जो यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन 4 में आई है, तो डॉक्यूमेंट फाइल उसको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश जो है इससे संबंधित जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आई डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल। तो आपने बताना है यहाँ पर इसमें क्या आएगा, हाफ रुपी, हाफ ए रुपी, एन हाफ रुपी या ए हाफ रुपी। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, तो इस सामग्री के लिए भुगतान करना होगा, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, हाफ ए रुपी विल हैव टू पेड फॉर दिस मटेरियल, आधा रुपया। उसके बाद आ जाता है डैश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया। तो ही डैश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, द USA, ए USA या फिर एन USA। अब USA के साथ क्या लगता है, तो इसके लिए जो यहाँ पर आया है जो पहले वाला जो है यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन ए, द USA इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत की जो रुचि उसमें उत्सुकता ले रहा है, मतलब रुचि ले रहा है। नेक्स्ट है ओनली कैन सेव आवर कंट्री, द हिटलर, ए हिटलर एंड या हिटलर। ओनली डैश कैन सेव आवर कंट्री, तो कौन केवल बचा सकता है हमारे देश को। तो यहाँ पर इसमें जो रहेगा ऑप्शन आया है बी वाला, तो ओनली केवल ए हिटलर कैन सेव आवर कंट्री, केवल एक हिटलर ही हमारे देश को बचा सकता है। उसके बाद है आई कैन रन फॉर डैश 100 माइल्स, दी 100 माइल्स, ए 100 माइल्स या एन 100 माइल्स।
आई कैन रन फॉर। और इसमें देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा सी वाला, 100 मील्स। मैं जो है ये जो 100 मील तक दौड़ सकता हूँ। उसके बाद है डैश मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड, द, ए, एन या अदर ए और बी। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड। मैन ईटर आदमियों को खाने वाला, आदमखोर कह देते हैं जिसको, वह मारा गया। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर जो इसमें आएगा ऑप्शन डी वाला, या तो ए या फिर बी, द मैन ईटर हैज बीन किल, या ए मैन ईटर हैज बीन किल। उसके बाद आ जाता है व्हाट डैश फाइन आइडिया, द, एन, ए या नो आर्टिकल। तो क्या बढ़िया विचार है, तो इसमें क्या आएगा, व्हाट ए फाइन आइडिया। नेक्स्ट है डैश अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, एन, ए, द या नो आर्टिकल। तो अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर क्या है, सत्य है। और इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। उसके बाद है दिस इज डैश फर्स्ट एग्जाम्पल वाइल आई गोट। तो दिस इज डैश फर्स्ट एग्जाम्पल, द, ए, एन या नो आर्टिकल। और यहाँ पर इसमें जो हमारा आएगा ऑप्शन है ये वाला, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये पहला उदाहरण है जब मुझे प्राप्त हुआ, मिला। उसके बाद है दिस इज रिक्स्थान हाउस विच वाज बिल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ए, एन, द या नो आर्टिकल। दिस इज हाउस विच वाज बिल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब भूकंप जो आया था उस समय बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, दिस इज द हाउस, या वह घर है जो उस समय बनाया गया था जब भूकंप आया था। उसके बाद है डैश अमेरिका इज ए रिच कंट्री, द, एन, ए या नो आर्टिकल। तो इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पर अमेरिका एक अमीर देश है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद है यूएसए, U.S.A इज ए डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि यूएसए जो है कि ये विकसित देश है। तो इसके साथ ए, एन, द में से किसका प्रयोग होगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और यहाँ पर इसके साथ अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो द इसका यहाँ पर लगेगा, द यूएसए इज डेवलपमेंट कंट्री, अमेरिका जो है कि विकसित देश है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, डैश बाइबल इज होली बुक, ए, एन या फिर द, बाइबल इज ए होली बुक। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, बाइबल जो है कि ये पवित्र बुक है, तो क्या आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, द बाइबल इज ए होली बुक। उसके बाद है डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, द, एन, ए या नो आर्टिकल। रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर जो होते हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला, द रिच शुड हेल्प द पुअर। उसके बाद आ जाता है डैश गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, सोना जो है कि महंगी धातु है, द, एन, ए या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर इसके लिए देखें तो कोई आर्टिकल की जरूरत यहाँ पर इसके लिए ही है, क्योंकि अपने आप में ही पूर्ण है, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। उसके बाद आ जाता है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को जहाँ भारत का शेक्सपियर माना जाता है। तो इसमें क्या आएगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आई कैन नॉट डू डैश डिफिकल्ट वर्क, ए सच, द, सच दी या सच ए। मैं ऐसा नहीं कर सकता,
यह बहुत मुश्किल काम है। आई कैन नॉट डू, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी वाला, आई कैन नॉट डू सच ए डिफिकल्ट वर्क। उसके बाद है हाउ फुलिश प्लान इज इट, ए एन द या कोई भी नहीं। और इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, हाउ फुलिश ए प्लान इज इट। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।